अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर हमारा तीसरा है फेडरल बोर्ड का और 9th क्लास का बायोलॉजी का न्यू बुक का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास एसएलओस कौन से हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स वो कौन से हैं। एक है डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एयर पैसेज वे एंड लंग्स, जो जहां से रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना नॉर्मली। ठीक है, ये रिस्पायरेशन किस लिए होती है? ये होती है अपने अंदर जो ग्लूकोज मौजूद है उसको तोड़ के एनर्जी निकालने का प्रोसेस जो होता है वो रिस्पायरेशन होता है। तो उसके लिए जो गैसेस के एक्सचेंज करवाई जाती है उसको मेनली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कहलाएगी। बाकी जो है वो बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज होती है तो उसके लिए सांस लेने के लिए जो एयर पैसेज वे है, ये देखो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से जो दो ब्रोंकाई निकलती हैं, फिर दो लंग्स मौजूद हैं, उसके अंदर ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में होती है अल्वियोलाई। ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारे जो है सब कुछ चीजें होती हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो हमारा ये है कि डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एयर पैसेजवे एंड लंग्स। दूसरा क्या है? डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड मसल्स, कि ब्रीथिंग का प्रोसेस होता कैसे है, सांस हम अंदर कैसे लेते हैं, सांस बाहर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके अलावा है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो कंपोजिशन कैसी है, हम जब इनहेल करते हैं कोई गैसेस एटमॉस्फेयर से हवा हम जब अंदर लेते हैं नाक के जरिए, तो उसके अंदर कौन सी गैस कितना % होती है, क्या कंपोजिशन है, और कितनी गैस हम बाहर निकालते हैं, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा है डिस्कस ब्रीफली डिजीजेस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, नमोनिया, अस्थमा एंड लंग कैंसर। इस चैप्टर के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक ऑर्गन सिस्टम है, तो ये एक प्रॉपर फंक्शन करता है, कोई खास काम करता है, लेकिन इसके अंदर डिजीज भी पाई जाती है। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की हमने डिजीज डिस्कस की थी, वो थी किडनी फेल्योर वगैरह थी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे नमोनिया, एम्फेसिमा, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा एंड लंग कैंसर, हम इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो हम बुक की रीडिंग करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें दी गई। देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्न एनीथिंग, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो हमें क्या जो है हम मिलता है, क्या होता है? ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, और उसको आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सो फ्लेम गिव्स ऑफ लाइट एंड हीट, द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर बॉडी। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। फूड वी टेक एंड ग्लूकोज, जो हमारा फूड होता है ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन इज नीडेड टू ब्रेक द ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। हमने ये इक्वेशन बचपन से पढ़ी है कि जो भाई ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, और इस एनर्जी को हम किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं? एटीपी की फॉर्म में ये स्टोर होती है। सो सेम चीज बोल रहा है कि हमारे अंदर ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है। सो इसी तरह से ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सो इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायर। ऑक्सीजन चाहिए होती है रिस्पायर करने के लिए, तो हम इसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं बगैर ऑक्सीजन के भी खाने को, फूड को जो है तोड़ते हैं और उससे एनर्जी निकालते हैं, उनको उस रिस्पायरेशन को कहा जाता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जो आपने पढ़ी होगी एनएरोबिक रिस्पायरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको नॉर्मली क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन कहा जाता है बेटा। तो फर्मेंटेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरी होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये बगैर ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होते हैं, इसमें फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है और एनर्जी होती है। इसमें जो होता है अल्कोहल होता है, इसी वजह से इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा गया है।
चलो अब हम बात करते हैं कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज अंडरगो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज जो है मुख्तलिफ प्रोसेस में गुजरे और वो टूटे टूटे उससे एनर्जी निकले, उसको कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। देखो रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन में फर्क है। रिस्पायरेशन जनरल टर्म आ गया, उसके अंदर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन, अच्छा देखो रिस्पायरेशन उसके अंदर जो है जनरल प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और उससे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक है, अब रिस्पायरेशन के दो से हो सकते हैं, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिस्पायरेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिस्पायरेशन मतलब सेल से बाहर वाली रिस्पायरेशन, जस्ट गैसेस को टेक इन करना, सेल तक पहुंचाना, और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो वापस बाहर एटमॉस्फेयर, मींस एटमॉस्फेयर और सेल्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं उसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पायरेशन, या इसको हम गैसेस एक्सचेंज कह सकते हैं, या इसको हम जो है ब्रीथिंग एक उसका मैकेनिज्म है वो भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा है, जो एनर्जी बनने का, ग्लूकोज को तोड़ के केमिकल ब्रेकडाउन जो होती है, इसमें केमिकल ब्रेकडाउन नहीं हुई, जस्ट गैसेस को पहुंचाया गया है, गैसेस को जो है एटमॉस्फेयर से इनसाइड द बॉडी, बॉडी से आउटसाइड द बॉडी एटमॉस्फेयर तक पहुंचाया जाए, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पायरेशन। और जो सेल के अंदर होती है उसको हम कहते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन, इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन। सही बेटा, तो हम देखते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन ये, अच्छा रिस्पायरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। अच्छा अब बोला है कि रिस्पायरेशन जिसको हम जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं उसको जनरली रिस्पायरेशन ही कहा जाता है, तो वो ब्रीथिंग से डिफरेंट है। ब्रीथिंग इज द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग, जस्ट जो है लंग्स तक पहुंचे, लंग्स से बाहर निकले, उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, तो रिस्पायरेशन इज केमिकल रिएक्शन इनसाइड सेल, जो रिस्पायरेशन हो रही है वो सेल के अंदर, और एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन द सेल्स रिलीज एनर्जी, वो जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है उसके अंदर एनर्जी बनती है, दैट इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड अदर सेल प्रोसेस। सो द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स मूव, ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है पूरा ये क्या करता है, मूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट टू द बॉडी, इट आल्सो रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ये बाहर भी निकालता है और ऑक्सीजन को अंदर भी लेके जाता है, ये सारा प्रोसेस करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब उस रिस्पायरेटरी सिस्टम में से एयर जो है कहीं से गुजरेगी कहीं पे जाएगी, वो एक्चुअली ये होता है कि देखो रिस्पायरेटरी आर्गान होते हैं, हर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पायरेटरी आर्गान्स होते हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी आर्गान्स कौन से होते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर क्या ये प्रोसेस होता है, यस हम कहेंगे, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं जिससे जो है गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स के अंदर डिफरेंट चीजें होती है, एनिमल्स के अंदर आर्गान्स होते हैं, जैसे कि अगर हम फिशेस की बात करें, फिश के अंदर आर्गान जो होता है वो होते हैं गिल्स, गिल्स के अंदर जो है गैसेस जाते हैं। अच्छा, गिल्स के अंदर भी स्पेसिफिक एरिया जहां पे गैसेस की एक्सचेंज हो, मतलब कि सेल के अंदर गया और सेल से बाहर निकला, तो उस एरिया को हम कहेंगे, जनरली कहेंगे रिस्पायरेटरी सरफेस। एक होता है रिस्पायरेटरी आर्गान, दूसरा होता है रिस्पायरेटरी सरफेस। तो रिस्पायरेटरी सरफेस अगर पूछा जाए तो रिस्पायरेटरी सरफेस फिश के अंदर कौन सा होगा, लेमिला, लेमिला आर द रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ द फिशेस। अगर हम बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स का रिस्पायरेटरी आर्गान कौन सा है, वो लंग्स है, हमारी तरह लंग्स है, लेकिन उसके अंदर रिस्पायरेटरी सरफेस कौन सा है, पैराब्रोंकाई, पैराब्रोंकाई। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर ह्यूमन की बात की जाए, ह्यूमन के अंदर रिस्पायरेटरी आर्गान कौन से हैं, वो लंग्स ही होते हैं, और उसके अंदर जो है रिस्पायरेटरी सरफेस कौन से होते हैं, वो होते हैं अल्वियोलाई, बलून शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम कहते हैं अल्वियोलाई, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है, तो ये रिस्पायरेटरी सरफेस होते हैं। तो रिस्पायरेटरी सरफेस डिफरेंट चीज होती है, रिस्पायरेटरी आर्गान डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, अब ह्यूमन के अंदर जो एयर पैसेज वे, मतलब कहां से एयर गुजर के इस रिस्पायरेटरी सरफेस तक पहुंचता है, ये हम मेंशन करना जरूरी है। देखो एक तो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है नोज, नोज से जो है एयर जाती है फेरेंक्स के अंदर, फेरेंक्स पैसेज आता है, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स के अंदर,
लेरेंक्स के बाद जो है ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से जो है ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई के बाद हमारे पास दो लंग्स होते हैं लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ये डिवीजन हो जाती है ब्रोंकाई की, तो उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर ब्रोंक्यूल फिर डिवाइड करते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो उसमें अल्वियुलर ब्रोंक्यूल भी कहते हैं, तो उसमें आखिर में क्या होता है, अल्वियुलाई होती हैं। अब ये अल्वियुलाई इतनी जो होती है डेंस होती हैं और ज्यादा होती हैं, मिलियंस की तादाद में होती हैं। ये क्यों उस तरह से है, डायरेक्टली ट्यूब की फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि अल्वियुलाई जो होती हैं बिल्कुल सिंगल सेल लेयर की बनी होती हैं, ये इस तरह से होती हैं। ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। सरफेस एरिया जितनी ये ज्यादा होंगी उतना सरफेस एरिया इतनी होती है। अगर हम जो है पूरी बॉडी को अगर जो है इसको हम सोल्व करें, मतलब खुला करें, पूरी बॉडी को अगर कंपेयर करें तो हमारे 8 टाइम्स हमारी बॉडी की लेंथ जो है उतनी इसकी बन जाएगी। इतना इसका सरफेस एरिया होता है ताकि गैसेस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो सके। सही है बेटा। तो हम देखते हैं बुक के अंदर क्या है। Man faces the same general problems of obtaining oxygen, getting rid of carbon dioxide. सबकी तरह all other large and complex animal, he must have moist and thin. अच्छा, अब रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ जो है रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जो गैसेस गुजर जाए? एक तो वो थिन होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, जैसे अल्वियुलाई है ना हमारे पास, अल्वियुलाई ये क्या होना चाहिए, ये थिन हो, इसके अंदर गैस आएगा ऑक्सीजन, और यहाँ ब्लड इसके ऊपर चढ़ा होगा, ब्लड कैपिलरीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, तो यहाँ से उसके अंदर जाएगा। अब ये थिन होगी तो ही जो है इससे गुजर पाएगा, वरना इतना ज्यादा नहीं हो सका। ठीक है, तो थिन, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि परमिएबल भी होनी चाहिए। उसके अलावा मॉइस्ट भी होनी चाहिए। जितनी मॉइस्ट ज्यादा होगी उतना डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनेगा, तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी बनना चाहिए। डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी बनना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए तो ही जो गैसेस ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। देखते हैं बुक में क्या है। अच्छा, ही मस्ट हैव मॉइस्ट एंड थिन रेस्पिरेटरी सरफेस व्हिच गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट कैन ऑकर दिस वे। इन एडिशन ही मस्ट हैव सम मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, तो वो मॉइस्ट होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम द सेल। वी ब्रीथ इन एयर to get oxygen and breathe out carbon dioxide. This is called gas exchange. ये आ गया ना बात जो मैं शुरू से कह रहा था कि ये जो गैस एक्सचेंज है, गैस हम लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इसको हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, एयर पैसेज वे ऑफ गैस हैं। द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज इन मैन आर द 2 lungs. मैन क्या होते हैं? 2 lungs. एंड द एयर पैसेज which to the lungs which leave the lungs. So the air passageway consists of nose, या nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles. ठीक है, ये हमारे पास है जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपकी ट्रेकिया है, ये जो है लेरेंक्स है, ये हाइपोफेरेंक्स फेरेंक्स का हिस्सा है, ये ओरोफेरेंक्स है, नेजोफेरेंक्स है। 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स। नेजोफेरेंक्स जो नेजल केविटी में होता है, ओरोफेरेंक्स जो ओरल केविटी में होता है, हाइपोफेरेंक्स जो नीचे होता है, इसको लेरेंजोफेरेंक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो नोस्ट्रिल यहाँ पे नहीं, नेजल केविटी दिखाई गई है, यहाँ पे नोस्ट्रिल्स हैं। जो नाक होता है नॉर्मली, उसके अंदर जो स्पेसेस होते हैं उसको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। अच्छा, अब जो है हमारे पास नोज क्या है? द नोज इज एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज आर नोस्ट्रिल्स हैविंग हेयर्स, उसके पास हेयर्स होते हैं, नाक में हेयर्स होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम होता है हवा के अंदर जो जर्म्स होते हैं उसको कैच करना। द नोस्ट्रिल्स लीड इनटू अ नेजल केविटी, उसके बाद केविटी होती है। द टॉप ऑफ द नेजल केविटी लाइनिंग ऑफ द नर्व सेल्स, उसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल, इसमें सेंस ऑफ स्मेल होता है। अच्छा बच्चों, सेंस ऑफ स्मेल को क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टरी सेंस। ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेंस। अच्छा, ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स होते हैं।
The walls and the base of the nasal cavity passage are lined with cilia, के पास cilia होती हैं। hair like structure between the ciliated epithelial cells are goblet cells भी होते हैं, which produce the mucus, जो mucus produce करते हैं, जो germs को कैच कर लेता है। ठीक है। अच्छा, द नेजल कैविटी परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। कौन से? द एयर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम मस्ट बी वार्म, उसको वार्म करता है, मोइस्ट करता है एंड फिल्टर करता है टू कीप द लंग्स टिश्यू हेल्दी। द हेयर्स लाइनिंग द एंट्रेंस टू द नेजल कैविटी ट्रैप लार्ज डस्ट पार्टिकल। द थिन लेयर ऑफ म्यूकस मॉइस्चन द एयर, ये म्यूकस जो है मॉइस्ट भी करती है और ट्रैप करती है, आल्सो ट्रैप्स द पार्टिकल ऑफ डस्ट आल्सो। द सिलिया sweep the trap particles and mucus towards the pharynx. These are either swallowed or spit. सिलिया क्या करती हैं? सिलिया जो है जर्म्स को नीचे लेके जाती हैं डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर ताकि वो डाइजेस्ट होके निकल जाए। These are either swallowed or spit out by the time air the lungs. It is relatively dust free. लंग्स क्या होते हैं? डस्ट फ्री होते हैं, जर्म फ्री होते हैं, वार्म एंड मॉइस्ट होते हैं। These protective layer keep the lungs clean so that the lungs can perform the important work of gas exchange. Pharynx क्या है? Pharynx air is drawn out of the nasal passage. Pharynx जो है ये nasal cavity है, देखो ठीक है। nasal cavity के बाद ये जो हिस्सा है ये pharynx होता है। Air is drawn out of the nasal passage. Nasal passage से जाती है into channel called pharynx at the back of the mouth। ये तकरीबन 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। So there are several openings in the pharynx. The air is channelized from the pharynx into the larynx. The larynx, अब ये larynx क्या है? ट्रेकिया के ऊपर हिस्सा होता है। और वॉइस बॉक्स भी किसे कहते हैं? जो बर्ड्स होते हैं, पंछी जो होते हैं, उसके अंदर जो है larynx की जगह पे syrinx होता है। सही है। अच्छा, और वॉइस बॉक्स कार्टिलेजिनस होता है, कार्डियो, इट इज सराउंडेड बाय द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। द कैविटी ऑफ द larynx इज कॉल्ड ग्लोटिस। अच्छा देखो भाई, ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया इज अपर पार्ट ऑफ ये ट्रेकिया हो गई सारी, जिसके अंदर भी सी शेप जो है कार्टिलेजेस होती है ताकि उसको कोलैप्स होने से बचाए। ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ऊपर स्ट्रक्चर क्या है? ऊपर ये जो है इसको कहते हैं लेरेंक्स। लेरेंक्स की जो ओपनिंग होगी इसको हम कहते हैं ग्लोटिस, और जो इसके ऊपर ढक्कन होता है इसको कहते हैं एपीग्लोटिस। ये क्यों होता है? क्योंकि साइड में होती है ईसोफेगस। क्या होती है? ईसोफेगस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब है, फूड पाइप है, तो उसके अंदर खाना चला ना जाए। जो इसके अंदर यहाँ से खाना आता है ऊपर से, तो इसके अंदर ना चला जाए, इसको बचाने के लिए एपीग्लोटिस ऊपर आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एपीग्लोटिस इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ट्रेकिया, द ट्रेकिया इज अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम द फेरेंक्स टू द लंग्स। ट्रेकिया, अब मेन जो ये चीज है ट्रेकिया है, इट सराउंड्स द अपर एंड ऑफ द, अच्छा इट इज हेल्ड परमानेंट ओपन, ये हमेशा ओपन होती है बाय सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन इट्स वॉल। द कार्टिलेज रिंग्स आल्सो कीप द ट्रेकिया ओपन व्हेन इट डेवलप्स ए लो इंटरनल एयर प्रेशर ड्यूरिंग एवरी इनटेक ऑफ ब्रीथ। सही है। अब द ट्रेकिया, the trachea divides into two bronchus, the one leading to the each lung. Inside the lung each bronchus divides again and again to form a mass of very fine branches. मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेकिया होती है ये टूटती है, ये ट्रेकिया है ब्रोंकियोल में टूटती है, ब्रोंकियोल, दूसरा ब्रोंकियोल, तीसरा ब्रोंकियोल, इस तरह से टूटती है। ब्रोंकस के बाद So bronchi have regular shaped plates of cardia which have the tubes permanently opening. The bronchioles branch into many short tubes of equal diameter called alveolar ducts. आखिर में जो alveolar ducts होती हैं, which end it into hollow bags called air sacs, जिसको these air sacs have many bubble-like pockets in their walls called the alveoli. उसके अंदर alveoli होती हैं। The alveoli are the respiratory surface of mammal. आगे respiratory surface से कहते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो। अच्छा बच्चों, उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने रही। ये रहा माइक्रोस्कोपिक एयर ट्यूब जो है, उसके अंदर ब्लड वेजल्स ऊपर चढ़ी हुई हैं, ये कैपिलरीज, ये अल्वेओलाई है। ठीक है, ये देखो गैस एक्सचेंज कैसे होती है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भेज रहे हैं और ये ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है। ये बीच में क्या है? ये एयर फ्लो है, ये अल्वेओलाई है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब लंग्स जो है स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर
देयर आर टू लंग्स, दो लंग्स होते हैं। द टू लंग्स आर लाइंग इन द थोरेक्स, ये हमारी छाती में होते हैं। एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, ये हार्ट के दोनों साइड्स पे होते हैं। सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, रिब्स से प्रोटेक्ट, एंड द इनर इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं उससे कवर किया। ईच लंग इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, हर लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है तो कहते हैं प्लूरा। इट इज डबल मेम्ब्रेन, दो होती है। द स्पेस बिटवीन द डबल मेम्ब्रेन इज फिल्ड बाय फ्लूइड, द फ्लूइड इनेबल्स देम टू ग्लाइड ओवर वन अनदर। उसके अंदर प्लूरल, इंटरप्लूरल जो है फ्लूइड होता है जो उसको जो लुब्रिकेट करता है। द लंग्स आर स्पंजी होते हैं, मीन्स बीच में खोखले होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्वियोलाई। अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई लुक लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की तरह होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ बबल लाइक अल्वियोलाई गिव्स द लंग्स ए फार ग्रेटर सरफेस एरिया। ईच अल्वियोलाई सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। Here the real work of respiratory system takes place. The blood and air are side by side the inner surface of the alveoli moisture. ठीक है, तो ये जो लंग्स होते हैं, अब लंग्स का इन्होंने बताया नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि लंग्स जो होते हैं बायलोब्ड होते हैं। ठीक है, लंग्स जो हमारे होते हैं ये ट्रेकिया के बाद ये क्या है, डिवाइड होती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, ये एक लंग्स हो गया, ये दूसरे हो गया। अच्छा, ये राइट लंग कहलाएगा, ये लेफ्ट कहलाएगा। राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, एज कंपेयर टू दिस ये स्मॉल होता है। मैंने थोड़ा ड्राइंग में थोड़ा इशू हो गया होगा, लेकिन समझने की बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होती है हार्ट, हार्ट का जो है 75% होता है लेफ्ट की साइड पे। सही बेटा, तो राइट के साइड में जो है 3 लोब्स होते हैं, हार्ट के अंदर 3 लोब्स होते हैं, पार्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं लोब्स। ये 3 लोब, ट्राइलोब होता है, और ये होता है बायलोब, इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। Oxygen dissolves in the moisture and then diffuses across the thin-walled blood capillaries. The carbon dioxide diffuses in the opposite direction. It diffuses across the membrane of the alveolus and into the air present within the alveolus. Thus, the gas exchange occurs by different across the thin membrane of an alveolus and the कैपिलरी। ये दोनों के बीच में इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। वीडियो काफी बड़ी हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे या उसको मर्ज कर लूंगा ताकि इजी हो जाए।